हेलो मेरे फ्यूचर टॉपर्स, मैं सूर्य प्रकाश लेकर आया हूं आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का 15 मिनट्स के अंदर रैपिड रिवीजन। यस, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स करने वाले हैं, खासकर वो टॉपिक्स करने वाले हैं जिससे मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर तुमने ये टॉपिक किया है ना, मतलब आज का ये 15 मिनट का लेक्चर तुमने देखा है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें जरूर बोर्ड में देखने को मिलेगा। और इस चीज को तो मैं गारंटी लिखित में लेके लिख लो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये बात 100% कंफर्म है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन। दोनों के स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ता है, क्या स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उनकी वैरायटीज होती है। तो यस, ध्यान से समझना कि हमारे पास अगर मुझे किसी एसिड का या किसी बेस का स्ट्रेंथ देखना हो ना, तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ही क्यों ना देख ले। तो चलो देखो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे मिक्सर्स, बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, जो तुम्हें पता है 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाया जाता है। और ये किस बेसिस पर काम करता है? ये काम करता है H प्लस आयंस के बेसिस पर, यानी कि किस एसिड के अंदर कितना H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, उसी को ये फाइंड करता है। H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा मतलब एसिडिक ज्यादा, H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन कम मतलब एसिडिक कम। समझ में आ गया यूनिवर्सल इंडिकेटर किस बेसिस पे काम करता है? अब चलो देखते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यानी कि अगर वही बात जो मैंने बताई कि अगर तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है या दोनों वीक है, उसकी स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा? दैट्स ओनली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बेसिस पे पता चल जाएगा। आगे अगर इस टॉपिक में हम देखें तो हम देखेंगे पीएच स्केल, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें यहां से देखने को मिल जाएगा। पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल बनाई गई है, जैसे हम स्केल होती है ना जिसपे सेंटीमीटर्स, मीटर्स या इंचेस मेजर कर सकते हैं, वैसे ही एक जर्मन वर्ड है पोटेंज। पोटेंज का मतलब होता है, मींस पावर होता है। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। अब कौन सा एसिडिक कितना पावरफुल है, कौन सा बेसिक कितना पावरफुल है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इसी पीएच स्केल से, जो देखने में ठीक ऐसी दिखती है। तो अगर हमारा 7 पर है, अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एसिड या बेस वो 7 पर है, इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल। 7 पर है तो वो न्यूट्रल होगा। 7 से जैसे जैसे डिक्रीजिंग नंबर में आएगा, उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, मतलब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 एसिड है, एक की पीएच वैल्यू 0 है, एक की पीएच वैल्यू 3 है, तो 0 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। बात समझ में आई? वैसे अगर हम बेस की बात करें तो बेस का नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मतलब बेस अगर मान लो तुम्हारे पास 2 है, एक का पीएच वैल्यू 14 है, एक की 10 है, तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। बात समझ में आई? देखो लिखा भी है, इफ वैल्यू ऑफ पीएच इज इक्वल टू 7, इसका मतलब वो सोल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल सोल्यूशन है। पीएच वास वैल्यू लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सोल्यूशन है, इधर आ गया। मोर देन 7 है तो वो बेसिक सोल्यूशन चला गया। क्लियर हो गई? यानी पीएच वैल्यू के बेसिस पर अब तुम बता पाओगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। एक कॉमन सा हिंट देता हूं मैं तुम्हें, सबसे ट्रिकी तरीका कि एसिड और बेस कैसे पहचानेंगे। अगर किसी के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, तो समझ जाना वो एसिडिक है। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर OH दिख रहा है तो समझ जाना वो बेसिक है। समझ में आई बात? H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस, ये आयंस को छोड़ देते हैं, आयंस तो तुम देख नहीं पाओगे। अगर सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो एसिडिक है, OH दिख रहा है तो वो बेसिक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पीएच जो स्केल होती है, पीएच जो वैल्यू है, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। चलो देखते हैं। सबसे पहला फर्क हमारा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें पता है कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड का यूज होता है, उसको हम बोलते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, खासकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। जब हम खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर HCl रिलीज होता है, वो हमारी बॉडी को जल्दी, मतलब प्रोटीन को जल्दी से गलाने के काम में करता है। अब तुम सोच के देखो, जब तुम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो तो हमारे स्टमक को क्या लगता है? भाई साहब खाना बहुत ज्यादा है, ज्यादा एसिड लगेगा, तो वो HCl को ज्यादा रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी। यानी कहते हैं ना कि ज्यादा खाना खाने से एसिडिटी होती है, लेकिन ज्यादा खाना खाना एक रीजन है जिसकी वजह से HCl ज्यादा रिलीज हो जाता है।
जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। उसके लिए हम क्या पीते हैं? इनो पीते हैं। इनो क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो जब कभी भी हमारे पास कोई एसिड और कोई बेस मिलता है तो ये कौन सी रिएक्शन बनाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है, यानी इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाता है? 7 हो जाता है और एसिडिटी और बेसिक नेचर दोनों खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो लोग एसिडिटी होने पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो बहुत बेवकूफ लोग हैं, उनकी नॉलेज थोड़ी सी कम है। उनको पता होना चाहिए कि भाई ऑलरेडी तुम्हारे पेट में HCl रिलीज हो चुका है, अब तुम ऊपर से और एसिड कोल्ड ड्रिंक पी लो, एसिड बढ़ जाएगा। लेकिन मिसकंसेप्शन क्या है कि हमने एसिड हुई थी, हमें एक डकार आई, कोल्ड ड्रिंक पिया, डकार आई, भाई साहब बहुत राहत मिल गई पेट को। ऐसा नहीं होता। अगर आपको एसिडिटी है, आप बेसिक लो, कुछ ना कुछ बेसिक ऐसा खाओ, बेसिक ऐसा पियो जिससे एसिडिटी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर बात समझ में आ गई? सेकंड यूज क्या है? सेकंड यूज है टूथ डीके कॉजेज बाय द एसिड्स। जब आप कोई एसिड ड्रिंक पीते हो जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है सब में एसिड का अमाउंट होता है, वो क्या करती है? धीरे धीरे आपके दांत को वीक करता है, धीरे धीरे आपके दांत को ऐसे खत्म कर देगा। यानी कि द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड। और एक चीज और है, हम क्यों कहते हैं खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे टीथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी हम कुछ मीठा खाते हैं ना, उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत सड़ने लगते हैं। जैसे हमें चॉकलेट, टॉफी, मिठाइयाँ कम खानी चाहिए, और अगर आपने खाया भी है तो आपको इंस्टेंटली ब्रश करना चाहिए ताकि वो आपके दांतों में कहीं भी फंसा ना रह जाए। क्योंकि बैक्टीरिया जब आएगा और वो आएगा तो क्या बनाएगा? उसको, उस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देगा और आपके दांत खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मम्मी पापा की बात मानो और भाई ये टॉफी चॉकलेट खाया करो, थोड़ा थोड़ा खाया करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच कितना होता है? सॉल्ट हमेशा याद रखना कि सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। तो पीएच कितना हुआ? पीएच कितना होता है किसी न्यूट्रल सब्सटेंस का? 7। तो यानी कि सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना हुआ? 7 हुआ। सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कब न्यूट्रलाइजेशन? जब एसिड और बेस दोनों मिलते हैं तब बनता है सॉल्ट। और यानी कि नेचुरल सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7। अच्छा, मान लो हमने एक एसिड था और बेस था, दोनों को मिला दिया। अब हमारे पास जो एसिड था ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था और जो बेस था थोड़ा वीक था। इस केस में होगा क्या? बनेगा तो सॉल्ट ही, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी किसकी आएगी? जो स्ट्रांग होगा ना, एसिड की क्वालिटी आ जाएगी। तो वैसे सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्ट, जिसका पीएच वैल्यू, अच्छा इसमें ज्यादा क्वालिटी किसकी है? एसिड की, तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7 हो जाएगी। ठीक इसका अपोजिट किया हमने, मान लो इस बार बेस लिया स्ट्रॉन्ग, एसिड लिया वीक, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा और इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? मोर देन 7 हो जाएगा। क्लियर है चीजें? बहुत जल्दी तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं ताकि क्विक रिवीजन में 15 मिनट के अंदर तुम्हें सारा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाए। और हाँ, इसके मैंने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर्स बना रखे हैं जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर बहुत अच्छे से देखना। ये आई बटन पे भी आ रहा होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में तुम्हें कवर मिल जाएगा। अब हमारा इस चैप्टर का आता है मेन टॉपिक, जिससे एटलीस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड लिख लो कि तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। और वो टॉपिक है कोरल एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, नॉट कोरल, इट्स क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें एक डायग्राम देखने को मिलेगा। खैर ये पूरा प्रोसेस मैं समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले डायग्राम पे आते हैं। देखा है कहीं ये डायग्राम तुमने? 9th क्लास में देखा होगा, या अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में जब हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे थे, तब भी तुमने ये डायग्राम देखा था कि एक एनोड था, एक कैथोड था, चीजें चल रही थी, सेपरेशन चल रहा था। यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके क्लोर एल्कली प्रोसेस को समझेंगे। अब इस प्रोसेस के अंदर है क्या, समझना। एक हमने सॉल्यूशन ले लिया है, ये सॉल्यूशन किसका है? ये सॉल्यूशन है ब्राइन सॉल्यूशन। क्या है ये? ब्राइन सॉल्यूशन। भाई साहब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या आ गया सर? ये ब्राइन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली चीज है। क्या है ये? तुमने घर में बहुत बार इसको बनाया है। तुमने ले लिया पानी और इसमें मिला दिया सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ये जो सॉल्यूशन बना, पानी लिया, सॉल्ट लिया, मिक्स किया, जो भी सॉल्यूशन बना वो क्या बन गया? वो बना ब्राइन सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज है, सिर्फ हवाबाजी वाली बातें हैं, ब्राइन सॉल्यूशन नाम लिख दिया। और ये लेते क्यों है? ताकि आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलिसिस जल्दी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आयंस फॉर्म हो जाएंगे।
तो हमने क्या किया, एक ब्राइन सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब ब्राइन सोल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो चीजें हो गई, H2 और NaCl, ये दोनों जब यहाँ पर थे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ से कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो कर रहे थे। रीजन, क्योंकि कुछ वाटर इसमें से बाहर आएगा। अब वो क्यों आएगा ये समझना। यहाँ पर हमने नेगेटिव आयन दिया, यहाँ पर हमने पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव आयन को बोलते हैं कैथोड। समझना इस चीज को। यहाँ पे जब इसको सेपरेट करोगे तुम्हारे पास आएगा Na+Cl-, और जब इसको सेपरेट करोगे तो H आएगा और OH- आएगा। आएगा नहीं आएगा, ये चार चीजें यहां से सेपरेट होगी। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखो, हमारे पास हमें अच्छे से पता है H क्या है। अच्छा, OH और NaCl ये दो चीजें हैं, तो यहां से NaOH कहेंगे कि चलो भाई हम साथ में चलते हैं। NaOH क्या कहेंगे कि चलो भाई हम साथ में चलते हैं। तो NaOH आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये यहां से रिलीज हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एग्जैक्टली कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे, कास्टिक सोडा। NaOH मिलके क्या बना दिए, कास्टिक सोडा, और वो यहां से रिलीज हो जाएंगे। ये रिलीज हो ताकि पानी इधर जाता रहे और ये प्रोसेस चलता रहे, इसलिए हमने यहाँ पे वाटर को बार बार कंटिन्यूअसली इधर डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कास्टिक सोडा हमारा बाहर आ गया, NaOH बाहर आ गया। अब Cl- थे, इनको मिल गया एनोड, पॉजिटिव चार्ज, तो ये Cl जितना भी था सारा का सारा Cl एनोड की तरफ चला गया और यहां से बबल्स की फॉर्म में जो क्लोरीन है वो बाहर रिलीज हो गई। क्लोरीन देखोगे तो यहां से बाहर रिलीज हो गई, क्योंकि क्लोरीन क्या था, नेगेटिवली चार्ज था, एनोड पॉजिटिवली चार्ज था, उधर की तरफ चला गया। लास्ट में बचा रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होगा सर, हाइड्रोजन भी तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम अकेला किसी को नहीं छोड़ेंगे भाई, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ में, सारे बच्चों को लेके चल रहा है, तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन को साथ में लेके चलेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहीं भी हो घूम फिर कर आ गया कैथोड के पास। क्यों, क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज था, तो यहां से हाइड्रोजन गैस भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने तुम्हें समझाया है, तुम्हें बस इसी प्रोसेस को एग्जैक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है, और तुम्हारा जो क्लोर एल्कली प्रोसेस का पूरा एक्सपेरिमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ये डायग्राम बना देना, जो मैंने पूरा बताया वो लिख लेना। पिछली वाली स्लाइड पर मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखी थी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिखने के लिए। बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं गारंटी देता हूं, मतलब आज मुझसे लिखवा लो कि इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। ये डायग्राम ना बनाना, तुम्हारे बुक में भी एक डायग्राम बना हुआ है इजी लैंग्वेज में, उसको भी ले सकते हो। बात समझ में आ गई। मतलब ये टॉपिक छोड़ना नहीं है भाई, छोड़ना नहीं है। 5 नंबर फिक्स आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, ठीक है। अब आता है प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोरल्कली। इसमें तुम्हारा निकलता है सोडियम हाइड्रोजन, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इतनी सारी चीजें तुम्हें यहाँ से रिलीज होती हुई मिल जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो छोटे हैं लेकिन बहुत काम के, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस काम में आता है भाई, दिख रहा है, दिख रहा है, इसी काम में आता है ना, और भी काम है। कहां से मिलता है तुमको, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है हमारा CaSO4.2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। जब इसको हम हीट करते हैं 373 डिग्री पे, तब हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चौक बनाने में यूज होता है, टॉय बनाने में यूज होता है, स्टैचूज बनाने में यूज होता है, मोल्ड्स बनाने में यूज होता है। बात समझ में आई। फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने में यूज होता है, ठीक है। सरफेस को स्मूथ करने में होता है वॉशिंग से पहले। बहुत सारे काम है इसके। ये सारे काम कैसे मिलता है ये याद रखना, और इसका ये केमिकल फॉर्मूला, दोनों चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं NaHCO3, जो कि तुम्हारे किसी भी फूड आइटम्स को फ्लफीनेस देने में होता है, जैसे ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, इन सब चीजों में यूज होता है। बेकिंग सोडा इज अ सोडियम सॉल्ट, जिसको हम सोडियम सॉल्ट कहते हैं। कहां पे होता है, स्पीडिंग अप द कुकिंग फूड स्टफ, यानी कि हम फ्लफीनेस देने के लिए बहुत टाइम लगता है, 10-15 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं, 1-2 घंटे में ही इस ब्रेड को या इस केक को फ्लफीनेस दे सकते हैं। केमिकल नेम इसका पूछते हैं तो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही लिख सकते हो। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही नाम इसके लिख सकते हो। लास्ट में हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा। कहाँ यूज करते हैं, वॉशिंग पाउडर में मिलाते हैं भाई इसको, कपड़े की गंदगी हटाने के लिए। कैसे गंदगी हटती है, फर्स्ट चैप्टर के डिटेल लेक्चर में ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ, सॉरी कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले में। यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर हार्ड वाटर, कहीं कहीं देखा है तुमने हार्ड वाटर होता है जहाँ झाग नहीं छूटता पानी में, झाग बिल्कुल आएगा ही नहीं, तो वहां पर तुम्हें इसका वॉशिंग सोडा का काम आता है।
मैन्युफैक्चरिंग द ग्लास एंड द सीमेंट, ग्लास और सीमेंट बनाने में भी यूज होता है जब चीजों को वॉश करना होता है। होता क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, होता कैसे, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि वॉशिंग सोडा इज सॉल्युबल इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज अल्कलाइन एंड टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू द ब्लू। ये अल्कलाइन होता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। और इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी चीजें। सो आई होप तुम सबको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि जितना जल्दी क्विक रिवीजन मैंने दिया है ना, पूरे YouTube पे ऐसा रिवीजन तुम्हें नहीं मिलेगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो। और इसी सीरीज के और भी चैप्टर्स देखने हो तो यहाँ पर आ रहे हैं चैप्टर्स, उस पर क्लिक करो, नेक्स्ट चैप्टर देखो और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं सूर्य प्रकाश, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।